हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 कर लिया था। सो हम देखते हैं हमने पार्ट 1 में क्या 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 था। हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर क्या होता है, हमने पढ़ा था क्रॉप क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़े थे, क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या उसके वो होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, हमने वो पढ़े थे। हमने प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल कर लिया था, हमने टिलिंग कर लिया, प्लगिंग कर लिया था, हमने एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स कर दिया था, एग्रीकल्चर के टूल्स कर लिए थे हमने, और हमने सोइंग कर लिया था, और सिलेक्शन ऑफ सीड कर लिया था, और हमने सीड ड्रिल पढ़ लिया था। अब हम लिखेंगे 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ऐसा सब्सटेंस जो हम ऐड करेंगे ना सॉइल में, हाँ, फॉर न्यूट्रिशंस फॉर हेल्थी ग्रोथ। हम मैन्योर फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं प्लांट उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए, ताकि उस पर मतलब हेल्दी ग्रोथ हो, और जो कि वो हेल्दी फ्रूट दे, और वो कहीं से सड़े गले ना, वो कहीं से सूख ना जाए, इसलिए हम डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और हम प्लांट की न्यूट्रिशन में जो चीज़ डालते हैं उसे कहते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर। अब कई लोग क्या करते हैं कि जो किचन वेस्ट होता है वो भी डालते हैं कई लोग, तो वो भी एक टाइप का, वो हम क्यों डालते हैं, ये तो है नहीं कि वो कूड़े की बाल्टी है, नहीं, वो हम प्लांट में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो एक टाइप का हमारा उसका मैन्योर बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर के डिफरेंस। आप सब जानते हैं कि सॉइल को न्यूट्रिशन का सॉरी प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है, उसको सॉइल से मिलता है न्यूट्रिशन। और अगर मान लीजिए अगर एक ही फार्मर पूरे एक ही खेत में, मतलब पूरे एक ही जगह पे हर साल खेती करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, तो क्या उसकी सॉइल की जो न्यूट्रिशन वो खत्म हो जाएंगी? हाँ, खत्म हो जाएंगी। इसलिए क्या करते हैं फार्मर, क्या करते हैं 6 महीने इस पे वो ना दो ज़मीन रखते हैं अपने पास आधी आधी। वो छः छः महीने इस पे क्रॉप उगाते हैं, 6 महीने उस पे क्रॉप उगाते हैं, ताकि उनका जो उनका वो होता है न्यूट्रिशन वो मेंटेन रहे और उन पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो हम देखते हैं आगे की एक्टिविटी। आपको दिया गया है, ऐसी सिंपल एक्टिविटी है, तो मैं आपको बताता हूँ इस एक्टिविटी में करना। इस एक्टिविटी में उतना कुछ खास है। इस एक्टिविटी में हमको बताया गया कि मूंग दाल जो सीड है उसे हम कैसे वो कर रहे हैं, कैसे उगाएं। और अब एक्सपेरिमेंट बताया गया कि मैन्योर और फर्टिलाइजर का क्या डिफरेंस होता है। आपको क्या लेना है, एक कप लेना है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी कप लेना है, और पार्ट ए में आपको डालना है सॉइल, सीड, और क्या डालना है आपको, मैन्योर। और ग्लास बी में आपको क्या क्या डालना है, यूरिया डालना है, और आपको सॉइल डालना है, और आपको सीड डालना है, और आपको कप सी में आपको क्या डालना है, उसमें आप पूछना आपको उसमें पानी डालना है, ठीक है। तो कुछ दिन में आप देखेंगे कि जो पार्ट ए और पार्ट बी थोड़े बहुत उगेंगे, लेकिन पार्ट सी बहुत कम ही उगेगा, उसकी बहुत धीरे धीरे उगेगा क्योंकि उसको उसके साथ न्यूट्रिशन नहीं मिल रही इतनी सारे उसको। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो केमिकल सब्सटेंस होता है। और जो हमारे ये रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, ये हमारे पर्टिकुलर न्यूट्रिशन रिच होता है, हाँ। और हाउ द फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब आपके क्वेश्चन में आ रहा हो कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। मैन्योर क्या होता है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो किचन का छिलका होता है, या फिर किचन में जितना भी कूड़ा इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं मैन्योर। अब किचन में कूड़ा इकट्ठा होता है ये नहीं कि पैकेट वाला कूड़ा, नहीं, जो हम सब्जी का छिलका हो गया, खीरे का छिलका हो गया, फिर अनार का छिलका, ये सब हमारे मैन्योर हो जाते हैं। और फर्टिलाइजर क्या होता है, वो फैक्ट्री हमारे उसे बनाते हैं हम उसे। और कुछ एग्जांपल हमारे फर्टिलाइजर के क्या, हमारे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर के। और जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं फार्मर को बेटर रिजल्ट इन क्रॉप, जैसे कि पैडी हो गया, मेज हो गया, वीट हो गया, इस सब में वो हेल्प करते हैं। तो अनदर मैटर ऑफ रिलेशन, रिपब्लिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन थ्रू क्रॉप रोटेशन। हाँ, अब दूसरा मेथड क्या है रिपॉन्सिलेशन का। अब ये जो है ना, मैं आपको बताया था ऊपर, जो फार्मर 6 महीने इस पे खेती करते हैं, 6 महीने उस पे खेती करते हैं, तो ये आपको वही बताया गया, उसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब हमने देखा है कि डिफरेंस क्या होता है। हम देखते हैं कि इस बुक में क्या लिखा है डिफरेंस के बारे में हमें। सो 1.1 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। तो हम सबसे पहले फर्टिलाइजर देखेंगे। फर्टिलाइजर होता क्या है। फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक ना हो,
और जो फर्टिलाइजर का सेकंड पॉइंट, जो फर्टिलाइजर है ना, वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। और फर्टिलाइजर ना प्रोवाइड नहीं करता ह्यूमस टू सॉइल, मतलब ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा सॉइल को। और जो फर्टिलाइजर ना बहुत रिच होता है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो हमने फर्टिलाइजर देख लिया, अब हम देखते हैं मैन्योर। अब कुछ फर्टिलाइजर इतना रखना है कि वो इनऑर्गेनिक है और वो फैक्ट्री से बनता है। बस ये 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। तो हम देखते हैं मैन्योर क्या होता है। एक मैन्योर ना एक ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोज ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिड्यूस्ड, बोल सकते हैं इसे। अब प्लांट रिड्यूस मतलब जो प्लांट, मान लीजिए कोई प्लांट मर गया तो उसको भी हम डाल सकते हैं गड्ढे के अंदर, और वो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट बन सकता है एक तरह से। वो हम देखते हैं कि मैन्योर का सेकंड पॉइंट क्या है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। अब मैन्योर ना फील्ड से बनाया जाता है। वो लोग करते क्या ना कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा करते हैं, मतलब सब्जियों का या फिर डेड प्लांट्स का, इन सबका कचरा इकट्ठा करते हैं वो, हाँ। और फिर उसके उसके बाद उनको ना लेके एक जगह पे इकट्ठा करके वो सड़ा, और जब वो सड़ जाता है ना, हाँ, तो एक टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाता है। और उसे हम डालेंगे प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर वो फायदेमंद होगा। अब जो ये मैन्योर है ना, हाँ, ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, लॉट ऑफ ह्यूमस। अब ह्यूमस मतलब मॉइस्चर कह सकते हैं हम एक टाइप का। अब क्योंकि जो फर्टिलाइजर होता है वो थोड़ा सूखा सूखा टाइप का होता है, और लेकिन जो मैन्योर होता है वो थोड़ा गीले टाइप का होता है। और जो सॉइल को, मतलब वो मैन्योर ना लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है हम लोग को, लेकिन फर्टिलाइजर सिर्फ हमें इस टाइप पे मिलता है। तो जो मैन्योर है ना, हाँ, रिलेटिविटी लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब थोड़ा उसको कम न्यूट्रिशन देता है, हम उसे ऐसा कह सकते हैं, मतलब आस पास मतलब ठीक न्यूट्रिशन देते हैं, मतलब दोनों न्यूट्रिशन देते हैं। तो आपको इतना लगता है कि बोथ गिव न्यूट्रिशन टू टू प्लांट। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के हमारे एडवांटेजेस क्या हैं। अब जो हम पहले मैन्योर की डेफिनेशन देखते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, आपसे पूछा जाएगा कि नहीं मैन्योर क्या है, तो आप बोल देना कि मैन्योर ना बेटर देन फर्टिलाइजर। उसके आगे भी आपको लिखना पड़ेगा कि मैन्योर फील्ड में बनाया जाता है, और वो हमें ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है, और सब लिखना पड़ेगा आपको। अब ये क्यों अच्छा है मैन्योर फर्टिलाइजर से, देखते हैं हम। This because it enhances the water holding capacity of the soil. अब जो मैन्योर के पास ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इट मेक्स द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेस बिकम easily। अब ये ना सॉइल को porous बनाता है। porous मतलब जिसमें पोर्स आ जाते हैं, पोर्स मतलब उसमें छेद छेद टाइप के आ जाते हैं। और ये हमारा इंक्रीज करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स यही खाते हैं, वो फर्टिलाइजर कभी नहीं खाएंगी, वो सिर्फ मैन्योर ही खाते हैं। और ये सॉइल का टेक्सचर भी ठीक कर देता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, इरिगेशन के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बताता हूँ इरिगेशन की। द सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स कॉल्ड इरिगेशन। अगर मान लीजिए हमने पौधे को अपने टाइम टू टाइम पानी नहीं दिया तो सूख जाता है, और हमने उसको एक्यूरेट जगह पानी नहीं दिया, हमने क्या किया, आधे गमले पानी दिया और आधे गमले पानी नहीं दिया, तो प्लांट के लिए अच्छा नहीं होगा, वो प्लांट खराब हो सकता है। तो हम देखते हैं कि आगे अब क्या करना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इरिगेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि ना हाँ, प्लांट ना 90% ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। अगर 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 प्लांट अगर हमारे सॉइल में अगर सॉइल हमारे मॉइस्चर नहीं रहेगा, हमारे सॉइल में हल्का सा पानी नहीं रहेगा, तो वो पानी कहाँ से लेंगे। और समर के सीजन में हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। मतलब इन शॉर्ट प्लांट्स को पानी चाहिए ही होता है, उनके लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो ना प्लांट को पानी देने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन देखते हैं हम क्या है। द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। अब ज़्यादातर लोग आपके ज़माने में तो लोग कुछ यूज़ करते हैं, मशीन टाइप का बड़ा सा मशीन होता है, उसे बोरिंग कहते हैं मेरे ख्याल से। तो पहले के टाइम में क्या होता था, वेल यूज़ करते थे,
ट्यूबवेल यूज़ करते थे, पॉन्ड यूज़ करते थे, लेक्स यूज़ करते थे, रिवर यूज़ करते थे, डैम यूज़ करते थे और कैनल यूज़ करते थे। लेकिन जो ये सब है ना, ये सब वही ये लोग वही यूज़ करते थे जहाँ पे थे। अब देखिए जैसे बिहार में बहुत कम पाए जाते हैं कैनल्स या फिर डैम, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो एक बोरिंग आता है मशीन, वो मशीन के थ्रू पानी देते हैं उन प्लांट्स को। और हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब बाय ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं इरिगेशन की। The water is available in well, lakes and canals lifted up by the different methods, different regions for taking to the field. अब करते क्या वो लोग ना, वेल या फिर इन सबसे पानी को लिफ्ट करते, मतलब उसको लिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं पानी को, और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पौधों में डालते हैं। जैसे कि उनका सबसे पहला मेथड है मोट, पुलिंग सिस्टम, चेन पंप, सेकेंड सिस्टम, और हमारा थर्ड सिस्टम है डिकाइल एंड रता। अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखते हैं। वो करते हैं, देखिए एक कुएं से पानी लिया उन्होंने और यहाँ से पानी डाल दिया, जिसके यहाँ से जितना भी देखिए यहाँ से पौधों को पानी जाएगा, लेकिन जो वेस्ट पानी होगा ना, यहाँ पे आके वापस चल जाएगा अंदर। हाँ, मतलब यहाँ पानी की वेस्टेज भी नहीं हुई। इसे हम कहते हैं मोट। अब हम देखते हैं चेन पंप में क्या होता है। ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से हम पानी डालेंगे तो ये यहाँ से ये पानी पूरा निकलेगा और ये पौधों में जाएगा, और जो वेस्ट पानी होगा वो ऑब्जॉर्व कर लेगा अर्थ। और जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड भी अच्छा है। इसमें देखिए मेथड है, और ये वाला राहत मेथड है। आप समझ जाएंगे आगे चल के कि ये तो मेथड थोड़ा अजीब से होते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड में। और जो पंप है ना, कॉमन यूज ऑफ लिफ्टिंग वाटर है। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर रन दीज पंप्स। तो ये आपको इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन। आपने इरिगेशन पढ़ा कि इरिगेशन ट्रेडिशनल टाइप पे कितने थे, लेकिन अब उनको किस किस टाइप से दिया जाता है। अब मॉडर्न मेथड क्या है हमारे हमारे मॉडर्न मेथड हमें इस बुक में से दो बताए गए हैं। एक है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम। अब देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है ना, हाँ, कि ना एक ना this method useful for the uneven land when the sufficient water is not available, the perpendicular pipe having noses। अब देखिए होता है कि ये परपेंडिकुलर पाइप है, यहाँ से परपेंडिकुलर पाइप जाएगा ये, और यहाँ से पाइप जाएगा, ये पूरा पाइप से जॉइन है। और जो पाइप को यहाँ पे ना, हाँ, छोटे 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 छेद लगे होंगे, और वहाँ से पानी का प्रेशर आएगा तो फिर बारिश टाइप का होगा, और जिसकी वजह से ना पानी यहाँ पे चल जाएगा। और ये यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे थोड़े सूखा पड़ा होता है, मतलब जहाँ पे पानी थोड़ी कमी होती है वहाँ पे होता है ये यूज़। तो it is yet sprinkle crops if raining. Sprinkle is very useful for lawns, coffees, planting several crops। भी कॉफ़ी में ज़्यादा यूज़ होता है स्प्रिंकल सिस्टम। अब स्प्रिंकल सिस्टम जब होता है तब प्लांट्स को लगता है कि हम बारिश हो रही है, उनको ऐसा लगता है हल्का हल्का। और हम देखते हैं कि ये ड्रिप सिस्टम होता क्या है। In the system the water falls drop by drop directly to the roots। अब इसमें होता है कि ये डायरेक्टली टू रूट जाते हैं। ये पाइप दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये ना यहाँ पे इनका हल्का सा मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली इनकी जगह ये सिर्फ जड़े जगह पे जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हल्का बहुत पानी वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे पानी एट ऑल वेस्ट नहीं होता है। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। और हमने प्लांट तो उगा लिया, हमने पानी डाल दिया पौधे में, लेकिन अब जो अननेसेसरी जो प्लांट उगेंगे उसे कैसे हटाएं और उन्हें क्या कहा जाता है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट। ठीक है, हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होता है। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि वीड्स होता क्या है। अब वीड्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अनडिस्क्राइबेबल होते हैं, मतलब उन्हें हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप उग जाते हैं। वो जब हम सीड उगाते हैं उनके साथ ही ना कुछ कुछ ना, हाँ, पार्ट्स ना वीट के भी होते हैं, मतलब कुछ कुछ वो अपने आप ही उग जाते हैं एक तरह से। मतलब उनका कोई ह्यूमन ह्यूमन इंटरफेस होता ही नहीं, वो अपने आप उगते हैं, वो उनका नेचुरल है। और जो हम वीड को जो हम रिमूव करेंगे उसे हम कहते हैं वीडिंग। और वीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जो अगर मान लीजिए वीड और प्लांट दोनों साथ साथ उग रहे हैं, तो जो वीड है ना, वीड को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है प्लांट से भी ज़्यादा। और वीड हमारा किसी काम का नहीं होता। अगर वीड को सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो प्लांट को क्या मिलेगा, और प्लांट सूख जाएगा, फिर हमारा वीड वीड हमारा फिर उग जाएगा। मतलब सीड का अपोजिट वीड। वीड मतलब अननेसेसरी प्लांट, जिसे हम जानते ना अनडिस्क्राइबेबल। और ये हमारा स्पेस भी लेता है, हमारा लाइट भी लेता है उस प्लांट की, और फिर इफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट के। सम वीड्स इंटरफेयर्स कैन हार्वेस्टेड एंड मे बी
पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब कुछ कुछ वीड ना पॉइजनस भी होते हैं, हम लोग उसे घास फूस भी कह सकते हैं टाइप से। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी ऑफ द रिमूव कंट्रोल। अब फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास अब इतना टाइम तो है नहीं कि वो एक ही मतलब वो पूरा पूरा दिन बैठ के एक एक वीट को हटाएंगे, नहीं। अब कुछ के लिए उनके लिए हाँ बहुत सारी अपरूटिंग करते हैं उनकी, मतलब उनको किल करते हैं उनको, और विच दे which may they then dry up and get mixed with the soil. The best time to removal of wheat before the produce flowers and seeds. अब ना सबसे हमें क्या करना था, ये नहीं कि जब फ्लावर उगने लग गया हम तब काट रहे हैं वीड्स को, नहीं। उस टाइम ना हाँ प्लांट की जड़ को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें उसी टाइम काटना चाहिए जिस टाइम स्टार्टिंग हो रही है वीड्स से उगने की। हमें बोलते हैं कि किस चीज़ को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, वैसे हम इसे बोलते हैं इसको जड़ से उखाड़ देते हैं। और इसको करते हैं, इसको इसको ना वहीं पे फील्ड में ही छोड़ देते हैं। अभी फील्ड में छोड़ देंगे तो और ये टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा, इसे कीड़े खा जाएंगे। तो अभी किसकी हेल्प से करते हैं अपरूटिंग, हम खुरपी की हेल्प से करते हैं। आज सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड फॉर अपरूटिंग। अब सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं हम ये करने के लिए। अब कई लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं वीडीसाइड्स। और वीडीसाइड्स का एग्जाम्पल क्या है हमारे उन केमिकल्स के एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D। 2,4-D आपको जितना याद रखना, ठीक है। सो हम देखते हैं आगे क्या है। तो हमने इतना कुछ पढ़ा, अब हम देखते हैं कि 1.8 हार्वेस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा ये पूरा का पूरा। ये हमने प्रैक्टिसेस पढ़े थे ना, हम उसमें देख लेते हैं। अब देखिए हमने प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल पढ़ लिया, सोइंग पढ़ लिया, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर पढ़ लिया, इरिगेशन पढ़ लिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हार्वेस्टिंग क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज। तो मेरे ख्याल से ये 40 मिनट्स का वीडियो बनेगा, मतलब टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के। तो भी हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हम तब करते हैं ना हाँ, कि जब हमारे क्रॉप पे इम्पोर्टेंट, जो क्रॉप का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है उसको काटना। अब इसमें होता है कि हम लोग क्रॉप को तब काटते हैं जब वो जब उसका सीड बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है, जब वो मतलब अपना फल फ्रूट, ऐसे बोलते हैं फल फ्रूट देना स्टार्ट करता है। जैसे हमारा अब जो गेहूं का पौधा है हाँ, वो गेहूं देगा, और जब वो गेहूं अच्छे से दे देगा, जब वो गेहूं बिल्कुल टाइट हो जाएगा, बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा, तो हम उसे काटते हैं उसी टाइम, और उसी कहते हैं हम हार्वेस्टिंग। अब जब हार्वेस्टिंग होती है ना हाँ, उसे हम पुल्ड करते हैं, फिर हम उसे कट करते हैं। या तो हम उसे जड़ से उखाड़ेंगे या तो हम उसे कट करेंगे क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज़ यूजुअली टास्क 3-4 मंथ कैली क्रॉप्स टू मैच्योर, मतलब 4 से 3 महीने लगते हैं उस प्लांट्स को मैच्योर होने में। और हार्वेस्टिंग इज ऑकर कंटिन्यू अदर डन विद मैनुअली विद द सिकल्स और द मशीन्स। ये सिकल है, ये सिकल है हमारा, और कभी कभी मशीन से भी होता है हमारा हार्वेस्टेड। अब जो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स आर द सेपरेटेड। और जब होता है ना ये, अब ये देखिए सीड तो हमने निकाल ली, अब हमने हार्वेस्ट तो कर दी, लेकिन उसको अब अलग भी तो करना होगा, उसमें का घास और उसमें का सीड अलग भी करना होगा। तो वो होता कैसे है हमारा, द प्रोसेस ऑफ द, देखिए द देखिए यहाँ पे यहाँ से बी की जगह आप द लिखिएगा, यहाँ स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। द सेपरेटेड द सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब जब हम चाफ क्या होता है, हम उसे कह सकते हैं घास फूस। अब ये पंजाब में हरियाणा में ज़्यादातर होता है। इट इज़ कैरिड आउट द हेल्प इन द मशीन्स कॉल्ड कॉम्बिया। अब हम इसकी एक मशीन से अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिया, विच इज़ इन द फैट द हार्वेस्टर एज वेल एज अ टेशर। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं लिखना। अब फार्मर्स वर स्मॉल होल्डिंग एंड लैंड सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन फ्रॉम चाफ विनोइंग। अब कई लोग ना हाँ चाफ और सीड को अलग करते हैं विनोइंग के प्रोसेस से भी। अब विनोइंग आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में पढ़ा होगा, नहीं क्लास 7 से क्लास 6 में पढ़ा होगा अपनी विनोइंग के बारे में। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इस हार्वेस्टेड फेस्टिवल। हाँ आपने कभी सुना होगा कि नहीं कि खिचड़ी आ गई, बिहू आ गया, बैसाखी आ गई, और नवबव्या आ गया, ये सब हमारे उसी टाइम हम लोग जो काटते हैं फसल, ये उसी टाइम का वक्त। अब जब उनकी इतनी मेहनत के बाद जब वो प्लांट सारे उग जाते हैं ना, तो वो एक टाइप से ना पार्टी टाइप का करते हैं कि हाँ उनकी मेहनत सफल रही, उनके सारे सीड अच्छे रहे, और उनकी 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 जितने भी सीड है सब बिक गए। और वो जो फेस्टिवल बनाते हैं, उन फेस्टिवल को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पोंगल कहते हैं, बैसाखी कहते हैं, होली कहते हैं, दिवाली कहते हैं,
नवम में कहते हैं बिहू कहते हैं, और हम के उसे खिचड़ी भी कहते हैं। और मैंने पढ़ते थे हार्वेस्ट हमने जब कर लिया, लेकिन उसे स्टोर कहाँ करें, उसे किस टाइप से स्टोर करें, उसे किस जगह पे स्टोर। अब जो हमने सीड हार्वेस्ट किया अब उसे रखना भी तो होगा, तो हम उसको प्लांट हम उसे इंसेक्ट्स और हम उसे मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे रखते हैं जूट बैग में, या तो हम उसे रखते हैं मेटालिक बीन्स मतलब मेटल के डब्बों में। ये दिख रहा है आपको, ये सोलाइंस इन द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स, यहाँ पे हम इसे स्टोर करके रखते हैं इन सबको, गेहूं को या फिर कुछ चावल आटा कुछ भी। Large scale of storage of grains is done with the silos and ganglions। अब उसे हम कहाँ रखेंगे, सोइन में रखेंगे, ganglions में करेंगे, to protect from pests like rats and insects। अब हम कई 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 ना उसमें हाँ नीम के पत्ते भी रखते हैं, क्यों, अगर मान लीजिए इंसेक्ट गलती से आ भी गया या फिर माइक्रोब आ भी गया, तो जब वो नीम के पत्ते को खाएंगे तो उनका टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा, वो चल जाएंगे वहाँ से। हमारा 1.10 फूड फूड फॉर एनिमल्स, हमारा ये थोड़ा अलग टॉपिक है उन सबसे प्रैक्टिस से। आफ्टर completing the table you will must have seen the like plants animals provide the different kinds of foods। तो यहाँ पे आपको कुछ टेबल बताया गया है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन नोटबुक कंप्लीटेड, फूड मिल्क सोर्स। हाँ अब बताया गया कि हमें गेहूँ तो मिल गया, हमें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन हमें जो एनिमल फूड है वो कहाँ से मिलते हैं। हम मिल्क भी तो एनिमल फूड ही है, वो कहाँ से मिलता है, हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गॉट से मिलता है, और कैमल से मिलता है। अब जो वो बोलते हैं कि एनिमल्स रेयर टू होम एंड इन ऑल फार्मर्स शुड बी प्रोवाइड द प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर व्हेन देयर इज डन विद अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल्स को जो मिल्क है वो तो है नहीं कि किसी आवारा गाय का हमने मिल्क निकाल लिया, नहीं। अब हम उनको ना उनकी खेती करते हैं, हम क्या बोलते हैं एनिमल्स की खेती बोल सकते हैं एक तरह से। हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम उन्हें शेल्टर देते हैं, हम उनसे खाना देते हैं ताकि हमें दूध दे सके, और जिसकी वजह से हम उन्हें मार्केट में बेच सकें, और ताकि हम उसे गेहूँ के अलावा हम वो भी खा सकें। तो हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। अभी हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़े, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी हमने, क्रॉप्स पढ़ा, फर्टिलाइजर पढ़ा, ग्रामीन्स पढ़ा हमने, हार्वेस्टिंग पढ़ा, इरिगेशन पढ़ा, क्राफ्ट पढ़ा हमने, और मैन्योर पढ़ा, प्लग पढ़ा, रबी क्रॉप पढ़ा, सीड्स पढ़ा, सॉइलो पढ़ा, सोइंग पढ़ा, स्टोरेज पढ़ा, थ्रेशिंग पढ़ा, वीड्स, वीडिसाइड्स, विनोइंग। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन डाउट या फिर कुछ भी है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। सो अभी के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।